साथियों नमस्कार। इस भाग में हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन के भौतिक गुणों की संक्षेप में बात करेंगे और कुछ रासायनिक गुणों की। सबसे पहले बात करें भौतिक गुणों की। जो शुद्ध एल्किल हैलाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। कुछ एल्किल हैलाइड वाष्पशील और सुगंधयुक्त भी होते हैं। मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड सामान्य ताप पर गैस अवस्था में रहते हैं, और जैसे इनमें एल्किल समूह बड़ा होता जाता है ये क्रमशः द्रव और ठोस अवस्था के होते हैं। क्योंकि जो CX बंध है वो पोलर है यानी ध्रुवीय बंध है, इसके कारण ये संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनकी गलनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक भी उच्च होते हैं। यदि समान एल्किल समूह युक्त आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड की बात करें तो इनमें जो क्वथनांक है क्रमशः बढ़ते जाते हैं। फ्लोराइड का सबसे कम क्वथनांक रहेगा, क्लोराइड का उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ब्रोमाइड का और ज़्यादा रहेगा, आयोडाइड का और अधिक रहेगा। श्रृंखला में बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक घटते हैं। यदि सीधी श्रृंखला में होते हैं तो क्वथनांक अधिक होते हैं। यदि पास श्रृंखलाएं लगती जाती हैं, जितनी ज़्यादा पास श्रृंखलाएं होंगी उनका क्वथनांक उतना ही कम होता जाता है। बात करें अपन एरिल हैलाइड्स की, तो एरिल हैलाइड में जो प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे डाई हैलाइड की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, डाइक्लोरोबेंजीन के एग्जाम्पल दिए हैं। अगर ये ऑर्थो पोजिशन पे है तो गलनांक 453 है केल्विन, और अगर मेटा पे है तो 446 केल्विन है, और पैरा पे तो 448 केल्विन है। यानी कि गलनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इनके क्वथनांकों में काफ़ी अंतर है। इनके जो पैरा समावयवी है यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका क्वथनांक 323 केल्विन है, जबकि ऑर्थो और मेटा वालों का 256 और 249 है। अब विलेयता की बात करें तो जल में ही बहुत कम विलेय हैं। यद्यपि इनके जो बंध ध्रुवीय होता है, लेकिन इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि जल में अवस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ दे। ये कार्बनिक विलायकों में जैसे CCl4 है या कार्बन डाइसल्फाइड है, इनमें ये अधिक विलेय होते हैं। माने इनकी जो विलेयता है वो कार्बनिक विलायकों में अधिक होती है। अब बात करें बात करें रासायनिक गुणों की, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। यदि कोई न्यूक्लियोफाइल इनमें अटैक करता है तो ये उनका जो हैलाइड ग्रुप है, जो हैलोजन है, वो प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल की बात होती है तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है ये हमें जानना जरूरी है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ऐसी परमाणु को देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है वहाँ पे ये अटैक करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, CX बॉन्ड, ये ध्रुवीय होता है। इसमें चूंकि हेलोजन अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए हेलोजन पे आंशिक ऋणावेश आता है और कार्बन पे आंशिक धनावेश आता है। यह आवेश क्यों आता है आप जानते ही हैं। जब CX बॉन्ड बनता है तो इसका जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हेलोजन के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है, इसलिए हेलोजन पर ऋणावेश आता है और कार्बन पे उतना ही धनावेश आ जाता है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है देने के लिए, इसका अष्टक पूर्ण रहता है पहले से, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन को देता है। यहाँ पे जैसे ये अटैक करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा तो ये ऋणावेश हो जाएगा और ऋण और ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इस तरह से ये हेलोजन परमाणु आपका ऋणायन बन के अलग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखें, ये कोई एल्किल हैलाइड है RX, और इसमें हमने मान लो NaOH से क्रिया कराई। चूँकि NaOH में चूँकि एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, Na धनायन और OH ऋणायन इसके पास रहता है, तो यहाँ पर जो OH ऋणायन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर इसको RX पे जो CX बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है ये इस पे अटैक करता है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो ये भी ऋणावेशित हो जाएगा, और जैसे ही ये कार्बन ऋणावेशित होता है
वैसे ही जो है हेलोजन है, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस बॉन्ड को तोड़ करके ये अलग हो जाता है और यहाँ पे OH जुड़ जाता है और इस तरह से हमें एल्किल हैलाइड की जगह पे एल्कोहल प्राप्त हो जाता है और जो X यानी जो हैलाइड है वो सोडियम आयन से क्रिया करके NX बना के अलग हो जाता है। इसी तरह से जल में भी हाइड्रोक्सिल समूह रहता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसमें भी अल्कोहल बनता है, HX निकल जाता है। यदि सोडियम एथॉक्साइड की बात करें या सोडियम एल्कोक्साइड की बात करें तो इसमें भी एल्कोक्साइड जो आयन होता है OR, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये O से इसमें जुड़ करके ROR- बना लेता है, यानी ये ईथर बन जाता है। NAI से क्रिया कराएं तो NAI में जो आयोडाइड समूह है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यदि X में ब्रोमीन या क्लोरीन है तो उसकी जगह पे ये जुड़ जाता है और उसको प्रतिस्थापित करके स्वयं आयोडाइड बना लेता है। अब अमोनिया यदि अभिकर्मक के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे NH2 समूह न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये RNH2 यानी प्राथमिक एमीन देता है। यदि R-NH2 लें तो ये द्वितीयक एमीन देगा, यदि R-NH लें यानी जो द्वितीयक एमिनो समूह लें तो ये द्वितीयक एमीन बन जाता है। इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। अब बात करें KCN की, KCN में जो समूह होता है वो साइनाइड समूह होता है, CN समूह। इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों लोन पेयर रखते हैं, ये अलग अलग प्रकार से दोनों में जुड़ते हैं। जो साइनाइड है वो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, यानी उभयदंती नाभिक स्नेही कहलाता है। ये दोनों परमाणु इसके लोन पेयर देने में सक्षम होते हैं, ये दोनों तरफ से जुड़ता है अलग अलग परिस्थितियों में। यदि हम KCN से क्रिया कराएं, KCN से इसको लें तो नाइट्राइल या साइनाइड बनता है और यदि AgCN से इसको लें तो जी आइसोनाइट्राइल बनता है। और भी पुस्तक में एक पूरी टेबल दी गई है, उसमें आप देखें तो उसमें न्यूक्लियोफाइल के नाम दिए हैं, कौन से अभिकर्मक से कौन सा नाभिक नहीं निकलता है, वो किस तरह से क्रिया करता है, उत्पाद क्या बनता है, ये पूरी टेबल उसमें दी गई है। KNO2 लें तो KNO2 में NO2 यानी नाइट्राइड समूह देता है और इस नाइट्राइड समूह भी एम्बीडेंटेड है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, ये दोनों से जुड़ जाते हैं। इसका अपन आगे विवेचन करेंगे कहाँ कौन से जुड़ेगा, कहाँ नाइट्राइड बनेगा और कहाँ नाइट्रेट बनेगा, इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोफाइल हैं, नाभिक स्नेही हैं, वो हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। पुस्तक में एक प्रश्न दिया गया है कि पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया पर मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN की अपक्रिया से मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसकी कारण ये है कि जो पोटेशियम साइनाइड है वो एक अत्यधिक प्रबल विद्युत अपघट्य है और उसमें शीघ्रता से साइनाइड आयन देने की क्षमता होती है और इसमें जो साइनाइड बनेगा इसके दोनों परमाणु कार्बन और नाइट्रोजन दोनों परमाणु के पास लोन पेयर है, दोनों सक्षम हैं, लेकिन ये मुख्यतः साइनाइड ही क्यों बनाता है? तो इसका कारण ये है कि जो साइनाइड समूह है वो CX बॉन्ड से जुड़ करके दो बंध बना सकता है, या तो कार्बन और नाइट्रोजन का बंध बनेगा या कार्बन और कार्बन का बंध बनेगा। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि जो कार्बन और नाइट्रोजन का बंध है वो कार्बन और कार्बन बॉन्ड से अधिक स्थायी है, यानी CN बॉन्ड अधिक स्थायी है, इसीलिए ये साइनाइड बनाता है।
और चूँकि AgCN में मुख्यतः सहसंयोजी प्रवृत्ति होती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका, तो इसका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु ही इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है, इसलिए इसका नाइट्रोजन से जुड़ता है कार्बन से, तो ये फिर NC बॉन्ड बनता है, यानी फिर आइसोनाइट्राइल बनता है। अब हम बात करें इसकी क्रियाविधि की। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्रियाविधि परीक्षा में पूछी हुई गई है। पहली क्रियाविधि है द्विअणुक नाभिक स्नेही यानी द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है SN2 यहाँ पर जो 2 दिया है ये 2 अणुओं के लिए है। 2 अणु यदि हम एग्जाम्पल ले लें इसको मेथिनॉल और क्लोरोमेथेन का, तो ये जब क्रिया होती है ये प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि ये क्रिया द्वितीय कोटि की क्रिया है, यानी इस सब क्रिया का जो वेग है वो मेथिनॉल और मेथिल क्लोराइड यानी क्लोरोमेथेन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ये द्वितीय कोटि की क्रिया है। ये इसका मतलब है अब क्रिया पूरी साथ साथ में होती है। यहाँ पे देखें तो इसको थोड़े से सरल उसमें समझें तो होता क्या है, आप मेथिल अल्कोहल को देखें तो ये जो जब आयनित होता है, ये टूटता है तो इसमें OH बॉन्ड, OH अलग होता है। OH क्या है, एक नाभिक स्नेही यानी नाभिक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें ऑक्सीजन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, तो यहाँ कार्बन पे धनावेश होता है और क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश होता है। जी आवेश आंशिक होते हैं, ये वही बंध की ध्रुवता के कारण होते हैं। तो ये जो OH है इस पर आक्रमण करेगा, तो जो OH यहाँ इस पर आक्रमण करेगा तो ये एक साथ ये जुड़ना शुरू होता है, ये बंध जुड़ना शुरू होता है, तो ये बंध धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही OH कार्बन के पास पहुंचता है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये इसका ऋणावेश बढ़ेगा, धनावेश खत्म हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इस पे OH भी इधर से जुड़ा हुआ है, यानी OH भी इसमें जुड़ने का प्रयास करता है और तब तक ये अलग नहीं हुआ होता है। तो ऐसे में इसमें 3 तो हाइड्रोजन जुड़े पहले से, और एक क्लोराइड जुड़ा, एक क्लोरीन जुड़ा है और एक हाइड्रोक्सिल जुड़ा है। इस तरह से इस कार्बन पे कुल 5 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, माने कुल 5 जुड़े हैं। तो जब 5 जुड़ते हैं तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी में, कि जब एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 5 और परमाणु जुड़े हैं, 5 बॉन्ड बने हैं, तो उसकी जो आकृति होगी कैसी होगी, आप लोग सोचें कैसी होगी। इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। कैसी होती? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। मान लें ये आपका एक केंद्रीय परमाणु है, तो ये आकृति इस तरह आपने देखी होगी, इस तरह बनी होगी। ये जो त्रिकोणीय एक समतल है त्रिकोण में, इसमें 120 का कोण होता है, यानी एक समतल में एक त्रिभुज रहता है। इसमें एक कील गाड़ दें, आप डंडी गाड़ दें तो एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी। तो इसमें एक तरफ OH जुड़ा हुआ है और एक तरफ Cl जुड़ा है, और बाकी 3 त्रिभुज की 3 कोनों पे हाइड्रोजन जुड़े हैं। यानी ये इस संक्रमण की अवस्था में तीनों हाइड्रोजन एक तल में आ जाते हैं। यानी ये जो यहाँ पे आपने पहले जो आपने यहाँ देख रहे हैं, ये पहले चतुष्फल की व्यवस्था में रहता है ये। तो यहाँ पे जो मोटा बेज दिखाई दे रहा है, जो काला काला हिस्सा दिख रहा है, ये हमारी ओर है, कागज की तल से ये हमारी ओर प्रदर्शित करता है। जो कटी हुई रेखा दिखाई दे रही है, कटी हुई दिखाई दे रही है, ये हमारे तल के पीछे, कागज के तल के पीछे है, और ये ठोस रेखा दिखाई दे रही है वो हमारी समतल पे है।
अब संक्रमण अवस्था में ये क्या होता है, तीनों एक जगह आ जाते हैं। ये इन तीनों हाइड्रोजन समतल में आ जाते हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कार्बन ये समतल में है, ये समतल में, ये समतल में, ये तीन हाइड्रोजन आपके इसी तल में हैं। और यहाँ पे जो क्लोराइड है ये पीछे पहुंच जाएगा और ये OH बॉन्ड आगे आ जाएगा। फिर होगा क्या, जैसे जी अलग होगा तो इसका जैसे ये पास, चूंकि ऑक्सीजन है, बड़े आकार का समूह है, और जैसे ये इसके पास में आएगा तो हाइड्रोजन की दिशा बदलेगी। फिर जैसे क्लोराइड छूटेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन का जो ओरिएंटेशन है वो राइट साइड को चेंज हो जाएगा और फिर से ये अपने तल से हट करके एक आगे चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा। इसको हम और आसान शब्दों में समझें तो हम इसको मान लें कि ये ऑक्सीजन और यानी OH समूह है, एक आंधी है, यानी हवा जोर से यहाँ आ रही है, ठीक है। ये एक छाता है आपका। इस छाते में ये तो क्लोरीन यानी जो क्लोरीन या जो हेलोजन है वो डंडी की तरह लगी है, कार्बन इसके बीच में है, और ये तीन हाइड्रोजन तीन दिशा में अलग अलग हैं। छाते में सभी दिशाओं में होते ना। जैसे ही इधर से हवा लगती है तो पहले क्या होता है, छाता पहले छाता बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी खुल के बिल्कुल फैल के सीधा हो गया, और थोड़ी ज़्यादा हवा लगी तो ये छाता मुड़ के इस तरफ आ गया। तो इसको हम कहते हैं विन्यास का प्रतीपन। तो संक्रमण अवस्था में विन्यास कैसा होता है, तीनों हाइड्रोजन समतल में होते हैं और OH समूह आगे होता है और क्लोराइड समूह पीछे होता है। जैसे ही क्लोराइड समूह अलग हो जाता है, OH समूह जुड़ जाता है, तो ये विन्यास फिर से उलट जाता है। हाइड्रोजन फिर से एक आगे पहुंच जाता है, एक पीछे पहुंच जाता है, एक तल में पहुंच जाता है। इसको हम विन्यास का प्रतीपन कहते हैं। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की SN2 मैकेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले धनावेशित कार्बन पर अटैक करता है, फिर संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इसमें हाइड्रोजन तीनों समतल में होते हैं, OH समूह आगे होता है और हेलोजन समूह पीछे होता है, और जैसे ही हेलोजन समूह अलग होता है OH समूह दृढ़ता से जुड़ जाता है, तो इसका विन्यास उलट जाता है, और इसी को हम विन्यास का प्रतीपन कहते हैं। और ये हमें मेथेनॉल यानी एल्कोहल के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह भी अपन इसको दर्शा सकते हैं। ये आपकी SN2 क्रियाविधि हो गई। अब बाकी SN1 को हम किसी अगले भाग में बात करेंगे उसकी।